जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोसिस्टम के अंदर जो हमने घटक पढ़े थे इकोसिस्टम के, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे जैविक घटक और अजैविक घटक। तो आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अजैविक घटक के अंदर, अजैविक घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अजैविक के अंदर भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तापमान के बारे में। इसको 5 स्टार लगाना, इससे एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ टर्म आएंगे, वो टर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हम तापमान के बारे में सबसे पहले पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, तापमान जो होता है यह सबसे अधिक जीवों को प्रभावित करने वाला कारक होता है, तो इसको फर्स्ट रैंक देना। पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये जो तापमान जो होता है, तापमान की यदि हम बात करें तो ये जीवों को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। अब उनकी कुछ कैटेगरी होती हैं, उन कैटेगरी का अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे तापमान के अंदर जीवों का वर्गीकरण। किनका वर्गीकरण? जीवों का वर्गीकरण, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो तापमान के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हमारे यहां पर, इसको हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तापमान के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है। एक तो हो जाएगा हमारे यहां पर समतापी, और एक हो जाएगा हमारे विषमतापी। क्या हो जाएगा? समतापी, और एक हो जाएगा हमारे यहां पर विषमतापी। ये ध्यान से सुनना, तापमान के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, समतापी और एक हो जाएगा हमारे विषमतापी। समतापी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं होमोथर्मल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होमोथर्मल के नाम से। और विषमतापी को जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हेटेरोथर्मल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? हम हेटेरोथर्मल के नाम से जानते हैं। और विषमतापी का ही दूसरा नाम होता है, वो नाम याद रखना, और वो हो जाएगा हमारे पोइकिलोथर्मल। क्या हो जाएगा? पोइकिलोथर्मल, और इसके ऊपर स्टार लगाना, ठीक है ना। पोइकिलोथर्मल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पोइकिलोथर्मल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे विषमतापी होता है। क्या होता है? विषमतापी को ही हम पोइकिलोथर्मल के नाम से जानते हैं। अब इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनके अंदर क्या जीवों की विशेषता होती है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इनका तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। जो समतापी जो होते हैं, ऐसे जीव, समतापी का अर्थ होता है यानी कि ऐसे जीव जिनका तापमान, शरीर का जो तापमान होता है वो समान रहता है, यानी कि एक जैसा बना रहता है, वो आपको याद रखना है। तो समतापी के अंदर कौन आ जाएगा? तो ध्यान रखना, ऐसे जीव जिनका शरीर तापमान एक जैसा बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा समतापी कहलाती है। अब हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। और विषम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, विषमतापी का अर्थ हो जाएगा ऐसे जीव जिनका जो शरीर तापमान होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता रहता है? बदलता रहता है। शरीर का तापमान जो होता है वो बदलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमतापी के नाम से जानते हैं। और जो समतापी जो जीव होते हैं उनका शरीर का तापमान एक जैसा बना रहता है, यानी कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, कोई सा भी टाइम समय हो, शरीर का तापमान हमेशा बना रहेगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, मानव का जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री होता है। चाहे सर्दी आ जाए फिर भी 37 ही बना रहेगा, चाहे गर्मी के अंदर 55-60 डिग्री वातावरण का तापमान चला जाए फिर भी हमारा 37 ही बना रहेगा। सर्दी की बात करें, सर्दी के अंदर वातावरण का तापमान हो सकता है चाहे माइनस में चला जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, -5 हो जाए, -10 डिग्री तक भी चला जाए, तो भी हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर जो होगा वो 37 ही बना रहेगा। तो हम जो आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? समतापी के अंदर आएंगे। और जिनका बदल जाता है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे? विषमतापी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, जो समतापी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? हॉट ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि गर्म रक्त वाले जीव। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर स्टार लगाना है कि हॉट ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? होमोथर्मल या फिर समतापी के नाम से जानते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ऐसे जीव जिनका रक्त कैसा होता है? ठंडा होता है, शीत रक्त वाले जीव, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं
समतापी जो होते हैं ये ज़्यादा समय के लिए क्या रहते हैं, सक्रिय, ज़्यादा समय तक क्या रहते हैं, सक्रिय। यानी कि अगर हम इनके कार्यकुशलता की बात करें, जो समतापी जो होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, अधिक समय के लिए काम कर पाते हैं। और विषमतापी जो होते हैं इनका जो काम करने की जो दक्षता होती है कम समय के लिए सक्रिय, कम समय तक सक्रिय, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। अब इनके हम उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण के अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर तो एक तो आ जाएगा हमारे पक्षी, सारे के सारे जो पक्षी होते हैं वो कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पर स्तनधारी, सारे स्तनधारी जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे होमोथर्पल यानी कि समतापी होते हैं। अब स्तनधारी की पहचान क्या होती है, तो ध्यान रखना जिनके शरीर पर, स्तनधारी की पहचान क्या होगी, तो ध्यान रखना जिनके शरीर पर बाल या फिर कान दिखाई दे, कान दिखे, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्तनधारी हो जाएंगे। जैसे हम बात करें जितने भी हमारे मवेशी हो गए इनके क्या होते हैं, कान होते हैं, गाय हो गई, हमारे भैंस हो गई, बैल हो गया, इसी प्रकार हम मानव की बात करें, बंदर हो गया, वो सब के सब क्या होता है, स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना। जिनके शरीर पर बाल कान दिखे वो आपको क्या समझना है, स्तनधारी समझना। और सभी के सभी स्तनधारी कैसे होते हैं, समतापी यानी कि होमोथर्मल होते हैं। और इनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है, गर्म रक्त होता है, यानी कि इनको हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट हम इनके कुछ उदाहरण की बात करें, विषमतापी की, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे सरीसर्प, यानी कि ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, ठीक है, सरीसर्प हो गया, उभयचर हो गया, ठीक है ना। और इसी प्रकार मच्छर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर मछली हो गई, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर मगरमच्छ। ये जो सब के सब होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे विषमतापी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमतापी होते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। अब इनके और उदाहरण बात करें, सरीसर्प के अंदर अभी कौन कौन से आ जाएंगे, तो जो रेंग कर चलते हैं, वो सब के सब सरीसर्प हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारे इसके अंदर आ जाएगा हमारे सांप हो गया, वो रेंग कर चलता है। उभयचर के अंदर जैसे हम बात करें जो ऐसे जीव जो धरातल पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, और मच्छर और मछली, ये दो याद रखना। ये इनके अंदर जो रक्त होता है वो कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यानी कि ये मौसम के अनुसार अपना शरीर का तापमान बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीव जो शरीर का जो तापमान होता है वो मौसम के अनुसार बदलता रहता है, क्या कहलाते हैं, विषमतापी कहलाते हैं। ये आपको उदाहरण याद रखना है। अब इनके अंदर विषमतापी के अंदर दो परिघटनाएं देखने को मिलती है, यानी कि ये क्या करते हैं, शरीर का तापमान बदलते रहते हैं, शरीर का तापमान मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी कि ज़्यादा ठंड आए तो दुबक्कर बैठ जाएंगे, ज़्यादा गर्मी आए तो भी दुबक्कर बैठ जाएंगे। तो ये मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं शरीर का तापमान, तो उनको हम अलग नाम से जानते हैं, तो वो अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अगर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे जीव जो सर्दी के टाइम पे शरीर का तापमान बदलते हैं उनको बोलते हैं हम शीत निष्क्रियता, यानी कि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो दुबक्कर कहीं पर जाकर छिप जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता। और शीत निष्क्रियता को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम हाइबरनेशन, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और अगर गर्मी की बात करें तो ऐसे जीव जो गर्मी के टाइम पर अपना शरीर का तापमान बदलते हैं और दुबक्कर बैठ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको लिखा दूंगा, फिलहाल आप इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर समतापी की। तो समतापी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। और आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा, मानव का जैसे कोई भी 4-5 विद्यार्थी जो होते हैं वो अगर लड़ाई करने जा रहे हैं, कई 4-5 दोस्त अगर लड़ाई करने जा रहे हैं तो बोलते हैं ये तो गर्म खून वाला है, आज ही निपटा देते हैं इसको। तो ऐसा बोलते हुए आपने कहीं सुना होगा कि इसका खून तो बहुत जल्दी गर्म हो गया, आ जा तो आज ही तेरे को तो निपटा देते हैं। तो वो ऐसे वाले जो जीव हो जाएंगे वो हमारे कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो एक मैंने समझाने का थोड़ा आपको प्रयास किया है कि हॉट ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं, तो वो हमारे मानव हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम विषमतापी के अंदर जो अभी मैंने दो प्रोसेस बताई है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, ये समतापी हमारे कंप्लीट है, ठीक है। अब इसी की जो वो दो प्रोसेस होती हैं विषमतापी की, उसको इधर समझा देता हूं, ठीक है ना। एक तो आती है हमारे ग्रीष्मकाल निष्क्रियता,
ठीक है। और एक आती है हमारे शीतकाल निष्क्रियता। परिभाषा क्या हो जाएगी इनकी, तो ध्यान से सुनना, इनके अर्थ में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। परिभाषा हो जाएगी ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता की, ऐसे जीव जो गर्मी के समय अपने शरीर का तापमान बदलते हैं क्या कहलाते हैं, ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिवेशन के नाम से इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और शीतकाल निष्क्रियता क्या होती है, ऐसे जीव जो सर्दी के समय अपने शरीर का तापमान बदल देते हैं और दुबक कर बैठ जाते हैं, छिपकर बैठ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं शीतकालीन निष्क्रियता। और इसके लिए जो इंग्लिश शब्द काम में लिया जाता है वो लिया जाता है यहाँ पर हाइबरनेशन। क्या काम में लिया जाता है, हाइबरनेशन, या फिर इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं जैसे हाइबरनेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों शब्द मैंने बता दिए, आपको याद रखने, दोनों के ऊपर 5 स्टार लगाना। ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का अर्थ क्या होता है। तो हाइबरनेशन का अर्थ हो जाएगा शीतकाल निष्क्रियता और एस्टिवेशन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ग्रीष्मकाल निष्क्रियता। इसी के साथ में हमारे ये वाला जो पॉइंट होता है जीवों का वर्गीकरण तापमान के आधार पर, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अदर कंडीशन देखते हैं, फिर हम यहाँ पर अदर कंडीशन के बारे में अध्ययन करते हैं। अदर कंडीशन की यहाँ पर साथियों बात करें तो इन जीवों के वर्गीकरण के अंदर 2 शब्द और आते हैं और उनके बारे में आपको याद रखना, ठीक है ना। अब ये तो अभी हमने देखा जीवों के अंदर की जीवों का जो शरीर का जो तापमान होता है वो कैसे कब बदलते हैं, मौसम के अनुसार बदलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विषमतापी। और अगर नहीं बदलते हो तो उसे हम कहते हैं समतापी। लेकिन कई सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो उच्च तापमान पे भी जीवित रह सकते हैं और निम्न तापमान पे भी जीवित रह सकते हैं। जैसे हम बात करें, कई सारे ऐसे जीव जो होते हैं वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। और एक हो जाएगा हमारे ऐसे जीव जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रह जाते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, तो वो भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो वो भी हमारे इन्हीं के अंदर आएगा। तो बात करें इसके अंदर जो एक शब्द आता है वो तो आता है हमारे यूरीथर्मल। क्या शब्द आता है, यूरीथर्मल। और एक जो शब्द आता है वो आता है हमारे स्टेनोथर्मल। कौन सा शब्द आता है, स्टेनोथर्मल। ध्यान रखिएगा, जिसके पीछे भी ध्यान रखना, जिस शब्द के अंदर यूरी शब्द आए तो उसका अर्थ होता है अधिक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और स्टेनो जो शब्द आता है वो कम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर थर्मल यानी कि तापमान आ रहा है, तो याद रखिएगा उच्चतम तापमान पर जो जीव रह सकते हैं उसे हम बोलते हैं यूरीथर्मल, ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी, उच्चतम तापमान पर रहने वाले जीव। उच्चतम तापमान पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, हमारे यूरीथर्मल कहलाते हैं। इसका उदाहरण याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं गर्म जरने के जीवाणु, गर्म जरने के जीवाणु, ठीक है ना। ये याद रखना, ये जो गर्म झरने जो होते हैं ये हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसके अंदर कई जगह पर गर्म जल के झरने पाए जाते हैं। और उन झरनों के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, यूरीथर्मल टाइप के होते हैं। और इसमें आपको एक जीवाणु का नाम याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और उसका नाम हो जाएगा हमारे थर्मस एक्वेटिकस। क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस। ये क्या है, तो एक जीवाणु है। ये थर्मस एक्वेटिकस क्या है, तो जीवाणु है। और इस जीवाणु की सहायता से एक एंजाइम निकाला गया है, इस जीवाणु की सहायता से एक एंजाइम निकाला गया है, और उस एंजाइम का नाम हो जाएगा टेक पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो किस जीवाणु से निकाला गया, तो थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से निकाला गया है। कहाँ पर पाया जाता है, तो गर्म जल के झरनों पर पाया जाता है। भारत में कहाँ पर है, तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर हमको ये गर्म जल के झरने देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो जीवाणु जो होता है ये लगभग आप मान के चलिए 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आसानी से सर्वाइव कर जाता है, ठीक है ना। और ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का जो प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पीसीआर में किया जाता है। इसका ध्यान रखना, इस एंजाइम का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, पीसीआर के अंदर किया जाता है। और पीसीआर का मुख्य काम क्या होता है, तो ये
फोटोकॉपी करने का काम करती है। यानी कि मान लीजिए अगर हमें डीएनए की कई सारी हजारों करोड़ों लाखों फोटोकॉपी बनानी है तो हम टेक पॉलीमरेज की सहायता से पीसीआर के अंदर कुछ मिनटों के अंदर ही लाखों करोड़ों फोटोकॉपी बना सकते हैं डीएनए की, या फिर आपको किसी की भी बनानी है तो फटाफट से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है यूरीथर्मल। उच्च तापमान पर रहने वाले जीव यूरीथर्मल कहलाते हैं। जैसे गर्म जल के झरने में पाए जाने वाले जीवाणु। एक याद रखना है थर्मस एक्वेटिकस, एंजाइम निकाला गया टेक पॉलीमरेज, प्रयोग कहां पर, पीसीआर के अंदर। ये आपको याद रखना, ठीक है ना, इतनी जानकारी। अब आता है हमारे स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल जो होते हैं इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये उच्च तापमान पर भी जीवित रह रहे थे और ये ऐसे जीव हो जाएंगे जो निम्न तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी निम्न ताप पर जीवित रहने वाले जीव क्या कहलाता है, हमारे स्टेनोथर्मल कहलाता है। इसका उदाहरण भी आपको याद रखना है। जैसे हम बात करें हिमालय के अंदर आपने एक नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ही पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के अंदर ही है। और एक हो जाएगा हमारे ध्रुवों पर मिलने वाले जीव, और इसमें भी मुख्य रूप से आपको याद रखना है बालू। क्या याद रखना है, बालू, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो ध्यान रखिएगा ऐसे जीव जो क्या होते हैं निम्न तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं, क्या कहलाता है, स्टेनोथर्मल। जैसे हम बात करें हिमालय यानी कि सियाचिन जो ग्लेशियर होता है वो भारत के अंदर सबसे ऊंचा ग्लेशियर होता है और यहाँ पर हमारे सैनिक भी रह सकते हैं। हालांकि उनके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है वहाँ पर रहने के लिए। तो हिमालय या फिर सियाचिन के अंदर जो जीव रहते हैं, जैसे हम बात करें हिमालय के अंदर हिमालय भालू पाया जाता है, वो जो होता है वो बहुत कम तापमान पर भी जीवित रह सकता है। -10 डिग्री -15 डिग्री पर सियाचिन का तापमान रहता है। सियाचिन का जो तापमान रहता है वो माइनस के अंदर 40 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर कई सारे जीव जीवित रहते हैं। तो सबके सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्टेनोथर्मल हो जाएंगे। इसी प्रकार ध्रुवों पर रहने वाला जीव, जैसे उदाहरण के रूप में बालू। ये ध्रुव याद रखना, वो ध्रुव तारा नहीं है जो अंतरिक्ष में दिखाई देता है। पृथ्वी के जो ग्लोब जो होता है उसको ध्रुव के आधार 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। जो पृथ्वी जो होती है ना, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और इसका ये वाला बिंदु और ये वाला जो बिंदु होता है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों पर ठंड पड़ती है और यहाँ पर जो भी हमारे भालू पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे स्टेनोथर्मल। आए यहाँ तक समझ में, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोनों शब्द भी महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर भी 5 स्टार लगाना, इनके ऊपर भी दोनों के ऊपर 5 स्टार लगाना। ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जीवाणु भी इंपॉर्टेंट है। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब मैं आपको पीसीआर पढ़ाऊंगा तब इसकी पूरी जो भी कहानी है वहाँ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इसी के साथ में हमारे तापमान के आधार पर एक जो प्रभाव आता है जीवों का वर्गीकरण वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा प्रभाव देखते हैं, शरीर के आकार में परिवर्तन। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं शरीर के आकार में परिवर्तन, कि तापमान की वजह से शरीर का जो आकार होता है उसमें क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना। ये जितने भी अजैविक घटक हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको इकोलॉजी वाला टॉपिक अच्छे से पूरा याद हो गया तो आपको मान के चलिए आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दोगे तो उसमें इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से फोड़ कर निकालोगे उसको, और साथ ही साथ में आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखना आपको। दूसरा जो हमारे इसके अंदर प्रभाव आता है वो क्या हो जाएगा, शरीर आकार में परिवर्तन। शरीर के आकार में क्या परिवर्तन होता है तापमान की वजह से, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा परिवर्तन क्या होता है। तो यदि हम बात करें मैदानी क्षेत्र के जो भालू होते हैं, एक जीव ले रहे हैं मैदानी क्षेत्र का भालू। मैदानी क्षेत्र का भालू की तुलना हम किससे करते हैं, ध्रुवों पर जो भालू पाया जाता है, ध्रुवों पर पाए जाने वाले भालू। ध्रुवों पर पाए जाने वाले जो भालू होते हैं उनका, ध्रुवों पर पाए जाने वाले भालू का शरीर बड़ा व भारी होता है। और ये जो बड़ा व भारी होता है वो किसकी वजह से होता है, तो तापमान की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तापमान की वजह से होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैदानी क्षेत्र के जो भालू होते हैं वो
मैदानी क्षेत्र के जो भालू जो होते हैं ये छोटे होते हैं और इनका वजन भी कम होता है, और जो ध्रुवों पर जो भालू पाए जाते हैं या फिर जो ठंडे प्रदेश में जो भालू मिलते हैं उनका शरीर भी बड़ा होता है और उनका वजन भी अधिक होता है। कारण क्या है इसका, तो जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है तो ऊपर वाले ने वहाँ के जो जीव होते हैं, जैसे हमने भालू की बात करें तो ऊपर वाले ने भालू के अंदर ऑलरेडी ये पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि उसके शरीर के ऊपर जो बाल जो होते हैं उसकी संख्या बहुत अधिक होती है और उनके अंदर जो वसा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको एक तो ठंड कम लगती है और वो ठंड के अंदर भी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है ना, यही कारण है कि वहाँ के जो भालू होंगे उनका वजन ज़्यादा होगा और वो तुलनात्मक रूप से मैदानी क्षेत्र का भालू से उनका जो शरीर का आकार होगा वो भी बड़ा होगा, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखें, आपने चाइनीज लोगों को देखा होगा, कई सारी चाइना की मूवी देखी होगी, या फिर नेपाली लोगों को देखा होगा। नेपाली और जो चाइनीज लोग जो होते हैं उनका शरीर यदि हमारी तुलना करें तो हमारे शरीर से उनका शरीर जो होता है वो छोटा होता है और उनके जो नाक जो होते हैं वो ऐसे हमारे तो ऐसे खुले हुए हैं और उनके ऐसे पिचके हुए रहते हैं, यानी कि चिपके हुए रहते हैं। और उनका जो ये नाक जो होता है ना, हमारा तो नाक थोड़ा बड़ा है, उनका नाक ऐसे चिपटा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है तापमान की वजह से होता है। और इसी प्रकार हम कदकाठी की बात करें तो हमारे जो कदकाठी जो होती है वो हम बात करें नॉर्मली तो लगभग 5.5 फुट 6 फुट या फिर किसी किसी तो 6.5 फुट तक भी चली जाती है। लेकिन चाइना के जो लोग जो होते हैं वो अधिकांशतः उनकी जो मिनिमम जो हाइट होती है वो 4 तक होती है और 4 से 4.5 फुट या फिर अधिकतम 5 तक हो सकती है। तो उनके कद काठी भी जो होती है वो छोटी होती है, कारण क्या है, तापमान हो जाएगा। ठीक है ना, और जैसा हम उनकी आंखों की बात करें तो उनकी जो आंखें होती हैं वो छोटी छोटी दिखाई देती है और हमारी आंखें जो होती है उनसे बड़ी दिखाई देती है। उनकी जो आंखें होती है वो ऐसे दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है, ऐसे ही उनकी आंखें दिखाई देती है। तो ये आपको याद रखना। और हमारी नॉर्मल जो आंखें दिखाई देती है वो उनकी तुलना में हमारी आंखें बड़ी दिखाई देती है। तो वो सबका जो सब कारक होता है कौन होता है, तापमान की वजह से ही हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर एक नियम आता है, जब हम शरीर का आकार में परिवर्तन पड़ते हैं तापमान की वजह से ध्रुवों पर या फिर ठंडे प्रदेशों में, तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों के लिए एक नियम लागू होता है जिसे हम बोलते हैं एल का नियम। एल का नियम, ये नियम आपको याद रखना है। ये नियम क्या कहता है, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि ये नियम क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये नियम क्या कहता है, तो ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव के कान, नाक, पूंछ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये जो नियम होता है ये कहाँ पर लागू होता है, तो ध्यान रखना ठंडे प्रदेशों में या फिर ध्रुवों पर या फिर जो हमारा हिमालय जो क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर वाला भाग होगा, लद्दाख वाला भाग होगा, वो वाला भाग आता है। ठीक है ना, तो इन क्षेत्रों के अंदर जो भी जीव मिलेंगे उनके हमारे कान, नाक और पूंछ छोटी होती है। जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण बताया। अब यहाँ पर जीव आ रहे हैं तो जीव के अंदर आपको जानवर भी मिलेंगे, तो वहां पर देखने को मनुष्य भी मिलेंगे। अगर जानवर दिखाई दे रहा तो उसकी पूंछ देखनी है आपको, ना कि उसका नाक कान देखना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगर पूंछ देखोगे तो पूंछ अगर छोटी है तो वो हमारे एल का नियम लागू होगा उसके ऊपर। हालांकि जानवरों का आप नाक ये भी देखोगे लेकिन उसमें आप इतना पहचान नहीं पाओगे। ठीक है ना, अगर आप मानव को देखोगे वहां के, तो मानव के जो अभी मैंने बताया आपको कान जो होते हैं हमारे तो थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े बाहर निकले होते हैं, चाइना के लोगों के ऐसे चिपके होते हैं। ठीक है ना, और इसी प्रकार नाक की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको नाक के बारे में, हमारा नाक थोड़ा बड़ा होता है, उनका ऐसा पिचका होता है, पिचका हुआ होता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और कद काठी भी मैंने बताया आपको, ठीक है, ये भी आपको कुछ जानकारी याद रखनी। और आंखों को देखोगे तो आंखें हमारी तो बड़ी होती है और उनकी जो आंखें होती है वो ऐसे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसी होती है, यानी कि छोटी छोटी होती है। ये आपको याद रखना। और इसी को हम क्या कहते हैं, एल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं एल का नियम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस नियम के ऊपर 5 स्टार लगाना। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एल का जो नियम होता है वो क्या कहता है। तो ठंडे प्रदेशों या फिर ठंडे प्रदेशों की जगह यहाँ पर आप लिख सकते हो ध्रुव। क्या हो जाएगा, ध्रुव। ठीक है ना, ये ध्रुव तारा नहीं है, वो अंतरिक्ष में होता है। हमारे पृथ्वी के ऊपर भी 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, ये याद रखना। तो ठंडे प्रदेशों या फिर ध्रुवों में पाए जाने वाले जीव के कान, नाक, पूंछ, मुंह या फिर कदकाठी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और उन्हीं उस नियम को हम क्या कहते हैं, एल का नियम कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आपको जानकारी याद रखनी। ठीक है, तुरंत प्रभाव से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इसके अंदर 2 पॉइंट और बाकी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसी के साथ में हमारा ये जो तापमान वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये फिर जो हमारे तापमान वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये हमने अभी तक दो देखे, तापमान जो होता है वो जीवों को जो प्रभावित करता है वो कैसे प्रभावित करता है, तो एक तो शरीर का तापमान बदलकर, जिसको हम बोलते हैं जीवों का वर्गीकरण, समतापी विषमतापी, और एक करता है तापमान शरीर का आकार को ही बदल देता है, कौन, तापमान, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो हमारे तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है लिंग निर्धारण। क्या आता है, लिंग निर्धारण, जो या फिर इसी को हम कह सकते हैं लिंग का निर्धारण, सॉरी लिंग का निर्धारण नहीं, लिंग अनुपात, ठीक है ना, लिंग अनुपात। जो तापमान जो होता है ये कई सारे जीवों के अंदर लिंग का जो अनुपात होता है वो भी डिसाइड करता है, यानी कि तापमान अगर कम हो रहा है तब मेल आएगा या फीमेल आएगा, अगर तापमान कम हो रहा है तो मेल आएगा पहले या फिर फीमेल आएगा, तो वो जो डिसाइड करता है कौन करता है, तापमान करता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो यह लिंग अनुपात में हो जाएगा, जो तापमान जो होता है, ताप नर व मादा का चयन करता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना, कि जनन के दौरान जो पहले नर आएगा या फिर जनन के दौरान पहले मादा आएगा, उसका जो निर्णय होता है कौन करता है, तापमान करता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझे यहाँ पर, तो उदाहरण हो जाएगा हमारे यहाँ पर मगरमच्छ, कौन हो जाएगा, मगरमच्छ, जिसको हम बोलते हैं घड़ियाल। और याद रखना घड़ियालों की जो शरण स्थली होती है वो चंबल नदी को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं, चंबल नदी को कहते हैं, क्योंकि मगरमच्छ जी या जो घड़ियाल जो है ये हमारे संकटग्रस्त स्पीसीज के अंदर रखा गया है। इसको जब हम जैव विविधता पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा रेड डाटा बुक, उसके अंदर आपको मगरमच्छ या फिर घड़ियाल देखने को मिलेगा। और घड़ियालों की जो शरण स्थली है वो किस नदी को कहा जाता है, तो चंबल नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ में यदि हम बात करें तापमान क्या होगा, ज़्यादा है। मगरमच्छ में यदि जनन के दौरान क्या है, तापमान ज़्यादा है, तब किसका निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा, पहले किसका निर्माण होगा, या फिर जनन के दौरान जो भी जीव आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें मगरमच्छ के अंदर तापमान कम है तो किसका निर्माण होगा, पहले नर का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो तापमान भी कई बार डिसाइड करता है कि जनन के दौरान मेल पहले आएगा या फिर फीमेल पहले आएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो लिंग निर्धारण, ठीक है। लिंग निर्धारण की बात करें तो जो तापमान जो होता है ये कई जीवों के अंदर लिंग का निर्धारण भी करता है, यानी कि जो जनन की जो प्रोसेस होती है वो पहले का आएगी या फिर देर में आएगी, तो वो कौन डिसाइड करता है, तापमान। तो ध्यान रखना मानव के अंदर, मानव में तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मानव के शरीर का यदि तापमान ज़्यादा हो जाता है या फिर हम बात करें वातावरण और मनुष्य के शरीर का दोनों टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से मानव के अंदर जो, मानव में जननिक अंग या फिर जननिक जो लक्षण होते हैं, जनन के जो लक्षण होते हैं वो जल्दी आएंगे, जल्दी दिखते हैं, जल्दी दिखते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे तापमान जो होता है जीवों को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है, जिसमें से 4 मुख्य रूप से हमने देखे। कौन कौन से, पहला हमने देखा था शरीर का जो तापमान होता है वो बदल जाता है मौसम के अनुसार, तो समतापी विषमतापी। अगर हम बात करें, अगर पूरा ओवरऑल ग्लोब के आधार पर देखें तो कई जीव ऐसे होते हैं जो उच्चतम तापमान पर भी जीवित रहते हैं, कई सारे जीव ऐसे होते हैं जो निम्न तापमान पर भी जीवित रहते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। ये मैंने उदाहरण भी बताया था आपको। और दूसरा जो प्रभावित करता है तापमान शरीर के आकार को, यानी कि जहाँ का क्लाइमेट या फिर तापमान कम होगा वहाँ के जीव अलग दिखाई देंगे, और जहाँ का तापमान मध्यम रहेगा या फिर अधिक रहेगा वहाँ के जीव अलग दिखाई देंगे। तुलनात्मक रूप से चाइना के लोग और हमारे भारत के लोग, ये आपको याद रखना, ठीक है। और अगला हो जाएगा हमारे लिंग अनुपात, यानी कि तापमान जो होता है कई जीवों के अंदर पहले नर आएगा फिर ये मादा आएगा, उसका चयन करता है। जैसे मगरमच्छ की बात करें तो तापमान अधिक तो मादा पहले आएगी और तापमान कम है तो नर पहले आएगा। लिंग निर्धारण की बात करें तो मानव में यदि तापमान बढ़ जाता है तो मानव के अंदर जो जनन के जो लक्षण होते हैं वो हमको जल्दी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो अजैविक घटक होता है तापमान, वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो 3 घटक जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर हम उन्हीं के बारे में आज देखेंगे तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको भी कम समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल टर्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो याद रखिएगा टेक्निकल टर्म को आप नोटबुक के अंदर नोट्स के रूप में तो लिखोगे, साथ साथ में इन टेक्निकल टर्म को एक पेज के ऊपर लिखना, परिभाषा के रूप में केवल परिभाषा लिखनी है आपको। और अगर उदाहरण है तो उदाहरण लिख लेना, और उसको आप जिस
जिस रूम में भी आप सोते हो, जहाँ पे भी आप सोते हो, उस रूम के अंदर उसको दीवार पर चिपका देना। तो आप जब भी उठोगे, बैठोगे, खाना खाओगे, बाहर जाओगे, आओगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा बहुत ऊपर बैठो, ऊपर नीचे बैठोगे, तो वो चीज़ आपको बार बार दिखाई देगी। तो वो चीज़ जितनी बार आप देखोगे उतने ही ज़्यादा वो आपको जल्दी याद होगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अजैविक घटक के साथ में जो बचे हुए हैं उनके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।